नमस्कार। हम कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 10वीं क्लास का टॉपिक है सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम 2 वीडियो इसके पहले बना चुके हैं। पहले वीडियो में हमने जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, उनके बारे में हमने बात की थी। दूसरे वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे जो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में पहले की तुलना में अब वो कैसे शिफ्ट हो रहा है, कैसे उसमें हिस्टोरिकल चेंजेस हो रहे हैं। आज वाले वीडियो में हम उससे रिलेटेड ही है। पहले प्रोडक्शन था, आज हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे कि इन तीनों सेक्टरों में जो एम्प्लॉयमेंट है क्या वो उसमें कहीं शिफ्टिंग हुई है या वैसे का वैसे है। अर्थात कहने का भाव ये है कि इन तीनों, चाहे वो प्राथमिक है, चाहे वो द्वितीयक है या तृतीयक क्षेत्र है, वहां पर जो लोगों को रोजगार मिला हुआ था वो पहले जैसा ही है या उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने एम्प्लॉयमेंट का जो शेयर है सेक्टर्स का, उसकी तुलना हमने सेक्टर्स का जो जीडीपी में योगदान है उसके हिसाब से हमने 2 यहां पर कह सकते हैं ग्राफ बनाए हैं और वो परसेंटेज में हमने शो किए हैं। आप देख रहे हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंपैरिजन करना है हमने एम्प्लॉयमेंट के साथ, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र का रोजगार के साथ क्या तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है वो हमने करना है। ये देख रहे हैं आप पहले वाला जो ग्राफ है, इसमें हमने क्या किया है, शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी, यानी जो ये तीनों सेक्टर्स हैं उनका राष्ट्रीय आय में किस प्रकार से योगदान है परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें। हमने 2 वर्ष लिए हैं और दोनों के बीच में लगभग 40 साल का अंतर है। इस तरफ हमने क्या किया है, परसेंटेज को दिखाया है और यहां पर हमने पहले वाले इस डिब्बे में हमने 1973, 74, 1973, 74 का ईयर लिया है। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ये प्राइमरी को शो कर रहा है, जो रेड वाला है वो सेकेंडरी को शो कर रहा है और जो ग्रीन वाला है वो टर्शरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 1973-4 में क्या हो रहा था कि लगभग 40% जो योगदान था वो जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का था और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था 1973-4 में वो लगभग 10% के आसपास है और बाकी का जो 50% का जो कंट्रीब्यूशन था वो तीसरा जो हमारा क्षेत्र है टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर, उसका योगदान था। लेकिन 2013-14 में क्या हुआ, लगभग 40 साल के बाद वाली स्थिति में अगर हम देखें कि यहां पर जो क्या हो रहा है कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है जीडीपी में और धीरे धीरे जो सेकेंडरी सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है बढ़ रहा है। लेकिन जो हमारा टर्शरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, उसका योगदान देखिए आप लगभग 70% से आसपास देखने को हमें, यानी कितना यहां पर पहुंच रहा है। इस ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका देखिए जो लेवल है कितना राइज हो रहा है। अब जब दूसरी हम बात करते हैं कि ये तो हमने बात कर ली जीडीपी की, राष्ट्रीय उत्पाद में इन क्षेत्रों का योगदान कितना है, लेकिन अगर हम ये बात करें शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में इन क्षेत्रों का कितना योगदान है उसको भी हम स्टडी करेंगे एक ग्राफ के माध्यम से। यहां पर फिर हमने क्या किया है कि एक तरफ हमने उसको जो शेयर है वो परसेंटेज में लिया है, एक तरफ हमने परसेंटेज शो की है, एक तरफ हमने नीचे जो है ईयर्स लिए हैं, पहले 1973, 74 और उसके बाद 2011 और 12 का ईयर लिया है, लगभग वो भी 40 साल का ही अंतर है। फिर वही इनका जो प्रेजेंटेशन है ये यहाँ से हम दिखाई दे रहे हैं कि जो ब्लू वाला है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, जो रेड वाला है वो सेकेंडरी सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और जो ये हमारा ग्रीन है वो टर्शरी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि 1973-74 में लगभग 72-73% पीपल हमारे प्राइमरी सेक्टर में एंगेज थे, रोजगार में लगे हुए थे प्राइमरी सेक्टर में, और सिर्फ लगभग
10-12% लोग ही इंडस्ट्रियल या सेकेंडरी सेक्टर में एंगेज थे या एम्प्लॉयड थे, और बाकी के जो हम देख रहे हैं 15% जो लोग थे वो टर्शरी सेक्टर में जुड़े हुए थे, यानी उसमें उनको कह सकते हैं रोजगार मिला हुआ था। लेकिन 2011-12 में हम क्या देख रहे हैं, ट्रेंड क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी सेक्टर का जो योगदान था रोजगार में वो ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। 76% से वो सिर्फ 49% कम हुआ है, जबकि यहां पर आप देख रहे हैं कि 11 से उसमें भी ज्यादा चेंजेस नहीं हुई, और टर्शरी सेक्टर का भी हमें इतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा। यानी एकदम दोनों के ग्राफ्स के जब हम तुलना करते हैं, व्हाट डू वी फाइंड दैट the GDP of tertiary sector and industrial sector is going up, while in the matter of employment they are not providing, they both sector, the industrial and the tertiary sectors both are not providing the proper employment to the whole people or the population of the India, whereas in the agriculture sector still 50% people are still engaged in the agriculture। क्या कहने का भाव है कि बेशक हमारा जो टर्शरी सेक्टर में और द्वितीय क्षेत्र में हमारा जो जीडीपी है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो योगदान है इन दोनों सेक्टरों का एम्प्लॉयमेंट को देने में, रोजगार को देने में, वो ज्यादा नहीं बढ़ पाया है। अभी भी 50% जो लोग हैं वो अभी भी खेती और खेती से संबंधित गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। अब प्रश्न ये होता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या यहां पर जो प्राइमरी सेक्टर में जो लोग हैं या कृषि में जो लोग हैं वो फालतू में वहां पर बैठे हुए हैं? अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है। खेती एक ऐसा काम है जहां पे लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, दे आर अंडर एम्प्लॉयड। अब क्या हो रहा है, अभी हमने बात किया है कि खेती में क्या हो रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। लोग काम में लगे हुए हैं, लेकिन एक परिवार के साथ काम कर रहे हैं, वे सारे मिलकर के काम कर रहे हैं, थोड़ी देर काम करते हैं और बाकी का जो उनका समय आता है वो खाली होता है। दे वेस्ट देयर टाइम, क्योंकि उनके पास काम ही नहीं है दूसरा करने के लिए। पूरे का पूरा साल वो खेत में ही लगा देते हैं, जबकि काम बहुत कम होता है। अगर वहां से कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए और दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए तो एक खेत में जितना प्रोडक्शन हो रहा था उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एक खेत में 4 लोग काम कर रहे हैं या 5 लोग काम कर रहे हैं। हम यहां पर जो एक लेसन में एक उदाहरण दिया गया है लक्ष्मी का। लक्ष्मी एक किसान है। अब उस ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, हाँ उससे पहले ये जान ले कि जो ऐसी स्थिति होती है कि जहां पर लोग जितना ज्यादा वहां पे बंदे चाहिए होते हैं, आदमी चाहिए होते हैं, उससे ज्यादा एंगेज होते हैं, तो ऐसी यानी काम कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से काम नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति को हम डिसगाइज्ड या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं, हिंदी में जिसको छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। यानी दिख रहा है कि लोग काम कर रहे हैं लेकिन काम तो उनके पास है नहीं, इसलिए हम उसको छिपी हुई या हिडन या हम कह सकते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। यहां पर हम एक उदाहरण है, लक्ष्मी एक किसान है। वो क्या है, उसके परिवार में 5 लोग हैं, उसके पास 2 एकड़ जमीन है। वो क्या करती है कि वो जहां पर जमीन है वहां पर पानी की कोई सुविधा नहीं है, सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। वो सिर्फ प्राकृतिक स्थिति पर निर्भर है कि बारिश होगी तभी वो कर पाएगी। तो ऐसी स्थिति में उसके पास मजबूरी है, वो सिर्फ क्या ज्वार पैदा करती है या एक अरहर एक दाल है उसको पैदा कर रही है। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि उसका जो 5 लोग वहां पे लगे हुए हैं लेकिन थोड़ा देर काम करते हैं, बाकी तो उसका बेकार है, वो सारा काम वेस्टेज हो रहा है, लेकिन उनके पास काम है नहीं। तो इस प्रकार की जो लोग वहां से अगर निकाल भी दिए जाएं, कुछ लोग वहां से निकाल करके दूसरी जगह भेज भी दिए जाएं, तब भी जो उनका प्रोडक्शन है, जितना उत्पादन हो रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो उतना ही रहेगा।
अब यहाँ पे क्या हुआ, एक दूसरा लैंडलॉर्ड आया, एक मालिक आया सुखराम। अब उसने क्या किया, लक्ष्मी के परिवार में से 2 लोगों को हायर कर लिया काम करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए। अब वहां पे वो काम करने लगे, उनको मजदूरी भी मिलने लगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ने लगा क्योंकि पैसे आने लगे। जबकि दूसरी तरफ वो जो 3 लोग रह गए, उनका जितना उत्पादन हो रहा है उतना ही आया, उसमें कमी नहीं आई। तो यहां से पता चल रहा है कि जो लोग थे पहले वो अंडर एम्प्लॉयड थे, वो छिपी हुई बेरोजगारी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति में क्या किया हो रहा है कि सुखराम के आने से वो लोग वहां पर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर वहां पर कोई फैक्ट्री और लग जाए, जैसे गांव के आसपास कई बार कोई फैक्ट्री लग जाती है, अगर लोग वहां से निकल करके वहां पर काम करना शुरू कर दें और बाकी के जो लोग 1-2 लोग रह गए अगर वो वहीं पर अपने गांव में खेत में काम करें या फैक्ट्री से आकर के वही लोग चाहे अपने खेत को देखें, तब भी प्रोडक्शन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो अनएम्प्लॉयमेंट, जो कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड या हिडन, कह सकते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का उदाहरण है। अब स्थिति क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, हाँ यस, ये जो इस प्रकार की हमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है वो सिर्फ गांव में ही नहीं है, किसानी जीवन में ही नहीं है, बल्कि शहरों में भी हमें देखने को मिलती है। क्या होता है कि शहरों में हमारे पास यहाँ पर कई लोग काम करने के लिए आते हैं, बिजली वाला कोई आता है, कोई प्लम्बर होता है या कोई किसी और काम में लगा होता है। और यहाँ पर कई बार लेबर चौक पे कितने लोग खड़े होते हैं काम करने के लिए, लेकिन उनको काम नहीं मिलता। दे आर विलिंग टू डू वर्क बट दे डिडंट गेट और दे डोंट गेट द वर्क। वे काम उनको मिलता ही नहीं है और साल कैसे महीने में मुश्किल 15 या 20 दिन ही वो काम कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से दिख तो रहा है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो उनको मिल नहीं रहा। तो इस प्रकार ये जो कह रहे हैं डिस्गाइज जो अनएम्प्लॉयमेंट है, छिपी हुई जो बेरोजगारी है, सिर्फ खेतों में नहीं, जो अर्बन एरियाज हैं, शहरी एरिया हैं, वहां पर भी हमें देखने को मिल रही है। अब क्या है कि हम ऐसी स्थिति से कैसे निपट सकते हैं, हाउ वी कैन कंट्रोल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन और व्हाट टाइप्स ऑफ मेजर्स कैन बी टेकन टू इंप्रूव दिस सिचुएशन, कि किस प्रकार के जो कदम है उठाए जा सके ताकि यहां पर जो हमें स्थिति देखने को मिल रही है उसका हम कह सकते हैं निपटारा कर सके। उसके लिए क्या है कि मान लीजिए ये इस काम के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। अब सरकार जो है लक्ष्मी या लक्ष्मी जैसे जितने भी परिवार हैं जिसके पास हमने बताया था कि केवल 2 एकड़ जमीन है, वहां पे जमीन नहीं, वो पानी की सुविधा नहीं है, तो वो क्या कर सकती है, उसको फाइनेंशियली मदद कर सकती है बैंक से लोन दे करके या किसी अन्य तरीके से, और अन्य किसानों को भी इसी प्रकार। अब लक्ष्मी की अगर हम बात करें, जब उसको पैसा मिलेगा तो वो ट्यूबवेल वहां पे अपने खेत में लगा सकती है, उसको जो बारिश है, बारिश का पानी है, उस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अब वो वहां पे करेगी तो धीरे धीरे वो सोचेगी मैं कोई ऐसी फसल भी उगा लूं, जैसे मान लीजिए रबी के सीजन में वो वहां पे वीट पैदा कर सकती है पानी की वजह से। अब धीरे धीरे उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा और प्रोडक्शन के ज्यादा होने से क्या होगा, उसकी स्थिति में और परिवर्तन आएगा और धीरे धीरे वो और काम करेगी और वो जो अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली स्थिति है वो एम्प्लॉयमेंट में, फुली एम्प्लॉयमेंट में बदल सकती है। इसके साथ साथ सरकार कुछ और भी कर सकती है। मान लीजिए, क्योंकि ऐसी गांव में क्या होता है, कई बार पानी की प्रॉब्लम होती है, सिंचाई की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पे डैम बनाया जा सकता है। डैम बनाएगी तो क्या होगा, वहां पे पानी स्टोर होगा और इसके अतिरिक्त वहां पर जब डैम बनेगा तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, और इसके साथ साथ डैम के साथ कितनी गतिविधियां जुड़ी होती हैं। जब डैम बनता है तो वहां पर बिजली भी बनती है, वहां पर मत्स्य पालन भी होता है, एक प्रकार से वहां पे टूरिज्म हब भी बन जाता है, और इसके साथ कितनी एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज हैं वो जुड़ जाती हैं और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली स्थिति है वो वहां पर खत्म की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सरकार क्या कर सकती है, यहां सरकार का क्या रोल हो सकता है। सरकार के पास एक संस्था है नीति आयोग, जिसका पुराना नाम था प्लानिंग कमीशन, अब उसका नाम बदल करके नीति आयोग हो गया है। उसने अपनी एक रिपोर्ट बनाई थी, उसने कहा था कि 5 से 29 साल के बीच में भारत के ऐसे 50% लोग हैं जो स्कूल नहीं जाते।
5 से 29 साल के बीच में या स्कूल जाते नहीं या चाइल्ड लेबर के रूप में काम करते हैं कुछ बच्चे। तो उन्होंने क्या कहा कि उसके लिए क्या किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा टीचर्स की भर्ती की जाए, ज्यादा से ज्यादा जो स्कूल्स हैं वो खोले जाएं। जब ये काम होगा तो वहां पर एक तो इन चीजों को बनाते समय क्या होगा, रोजगार मिलेगा, और दूसरा जब ये चीजें बन जाएंगी तब भी रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी प्रकार गांव में अस्पताल कम है तो वहां पर भी क्या किया जा सकता है, अस्पतालों में क्या है, पहले तो वहां पर बिल्डिंग बनाई जाए, वहां पर डॉक्टरों की भर्ती की जाए, नर्सों की भर्ती किया जाए, जो मेडिकल स्टाफ है उसकी भर्ती की जाए। तो देखो कितने लोगों को वहां पर रोजगार मिलना शुरू हो सकता है। इसके अतिरिक्त क्या है कि क्या किया जा रहा है कि नीति आयोग ने एक और रिपोर्ट दी थी कि अगर पूरे देश के अंदर 1% से टूरिज्म हब बना दिया जाए तो लगभग 33 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। अब बात क्या है कि ये चीजें बड़ा मुश्किल है सरकार के लिए, एकदम इतना कुछ करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो कह सकते हैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ये काम कर सकती है। और इसके लिए उसने प्रयास भी किया। 2005 में उसने क्या किया, एक नई स्कीम चलाई, ये जो आप देख रहे हैं मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम। अब एक्ट था ये, यानी जो संसद के द्वारा पारित किया गया था, अब इसलिए इसको एक्ट कहा गया। अब ये इसमें क्या था, इसमें क्या व्यवस्था की गई थी कि गांव के जितने भी लोग हैं रूरल एरिया में, उनको कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलेगा। 100 दिन का रोजगार मिलेगा। अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो उसके बदले में उन्हें उसका अलाउंस दिया जाएगा। और जो ये काम करेंगे, गांव के जितने भी टूटे मुटे कह सकते हैं मरम्मत करने वाला जो भी तरीका है या कोई भी ऐसी जगह है, उसको जाकर के वो ठीक करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो उनको रोजगार मिलेगा और दूसरा जो क्रय शक्ति है, जो परचेसिंग पावर है इन लोगों की बढ़ेगी। और जब परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो क्या होता है कि लोग सामान को खरीदते हैं और जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे और ज्यादा होता चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि जितना भी ज्यादा हम रोजगार का सृजन करेंगे, जितना भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्शन होएगा और इस प्रकार ये जो सर्कल है वो चलता रहेगा। क्योंकि अगर प्रोडक्शन होगा उसके बाद तो फिर रोजगार होगा, तो ये स्थिति बनी रहेगी। तो इसलिए ये जितने भी सेक्टर हैं, कंपैरिजन जब हम करते हैं इसका एम्प्लॉयमेंट के साथ, तो ये जरूरी है कि वो तीनों सेक्टरों में थोड़ा बराबर किया जाए ताकि सब जगह पर लोगों को रोजगार मिले। और एक बड़ी बात इससे क्या होती है कि जब हम गांव में इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं तो शहरों के ऊपर जो गांव का दबाव है, माइग्रेशन हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है शहरों के ऊपर, कितनी ज्यादा आबादी यहाँ पे हो रही है। अगर वहां पे गांव में इस प्रकार की फैसिलिटी या एम्प्लॉयमेंट उनको उपलब्ध कराया जाएगा तो लोगों का जो पलायन है गांव से शहर की तरफ वो रुक जाएगा। शहर भी स्वस्थ होंगे और गांव भी अपने आप धीरे धीरे आत्मनिर्भर होते चले जाएंगे। तो इस टॉपिक में हमने ये बताने का प्रयास किया है कि जो हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर हैं वो किस प्रकार एम्प्लॉयमेंट सृजन कर रहे हैं और उनका जो शिफ्टिंग है वो कैसे हो रहा है। और सबसे बड़ी देखने की बात क्या आई कि अभी भी हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा लोग अंगेज हैं। और इसके बाद हमने बताने का प्रयास किया डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं और कैसे सरकार का उसमें रोल हो सकता है, कैसे हमने मनरेगा जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम बनाया है उसकी हमने बात की है। अभी इस चैप्टर का हमारा एक चौथा और अंतिम टॉपिक बचा है, वो है कि ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर हैं, हमने इनको आगे 2 डिवीजन में डिवाइड किया है। एक है ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, यानी संगठित और असंगठित क्षेत्र, और दूसरा है ओनरशिप के आधार पर प्राइवेट एंड पब्लिक। उसको हम अंतिम वीडियो में या चौथे वीडियो में आपसे बात करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।